Hello friends, today we are going to start our fantastic sessions for the class 8th chapter number 2. It's a very diversified chapter. ये हमको हमारी फिजिकल जियोग्राफी का एक पार्ट है और हमको लैंड सॉइल, लैंड ज़मीन, सॉइल मिट्टी, वाटर पानी, नेचुरल वेजिटेशंस आर दोज टाइप ऑफ वेजिटेशन जो अपने आप उगाते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ बरसात होती है और जब बरसात होती है तो अपने आप कुछ पौधे उगाते हैं विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट्स। विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट्स हम लोग बीज डालने नहीं जाते हैं, पर फिर भी हम सबके घर के आसपास कुछ पौधे अपने आप बरसात के दिनों में उगाते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशंस। एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल से रिलेटेड है कि जंगलों में कौन कौन से प्राणी वगैरह रहते हैं और वो क्या हमारे लिए रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं। हमने पहले चैप्टर में रिसोर्सेज वर्ड पढ़ चुके हैं। हम एक फैक्ट पढ़ते हैं कि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 30% एरिया में रहती है। 90% of the world population is inhabited in the only 30% of the area, 30% of the land area। बाकी 70% एरिया में क्या होता है फिर? बाकी 70% एरिया में क्या होता है? तो बाकी 70% एरिया में बहुत ही स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। स्कैटर्ड मतलब बिखरी हुई, पास पास नहीं है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, वो बहुत ही बिखरा हुआ है। कई कई किलोमीटर तक आपको लोग देखने को नहीं मिलेंगे। और या फिर वो इनहेबिटेट है। इनहेबिटेट मतलब जहाँ लोग नहीं रह रहे हो, अनहेबिटेड, अनइनहेबिटेड। इनहेबिटेड मतलब जहाँ लोग रह रहे हो, अनइनहेबिटेड मतलब जहाँ लोग नहीं रह रहे हो। जैसे हम बात करें इंडिया के बारे में, हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो थार डिज़र्ट, हमारे यहाँ जो राजस्थान स्टेट है उसमें रेगिस्तान है, उसका नाम है थार डिज़र्ट। तो थार डिज़र्ट जो है, डिज़र्ट मीन्स रेगिस्तान, तो थार डिज़र्ट जो है वहाँ अगर हम बीच में जाके देखेंगे वहाँ कोई नहीं मिलेगा हमको। वहाँ अगर कोई ग्रीनरी वाला इलाका है तो वहाँ पे हमको कोई गांव बसा हुआ दिख सकता है, बाकी रेतीले जगह पे वहाँ हमको कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो ये अनइनहेबिटेड प्लेस हो जाता है। वैसे हम बात करें हमारे दुनिया का सबसे बड़ा डिज़र्ट जो सहारा डिज़र्ट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के उस इलाके में भी केवल जहाँ पे ग्रीनरी पाई जाती है, जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी है उस डिज़र्ट के अंदर थोड़ी बहुत, या कोई सी रिवर पास हो रही है या फिर कोई सा पॉन्ड नेचुरल एक्टिविटीज़ के कारण क्रिएट हो जाता है, या अंदर ज़मीन के अंदर कोई पानी का सोर्सेस हैं और जिसके कारण कोई ग्रीनरी वहाँ पे डेवलप हो गई है, तो हमको केवल और केवल वहीं पर इनहेबिटेशन मिलेगा। बाकी सब पूरा एरिया जो है वो अनइनहेबिटेड है, मतलब जहाँ पे कोई नहीं रह रहा है। फिर उसके बाद हम बात करें, जैसे हमारा कॉन्टिनेंट है जो आर्कटिक की तरफ अगर हम जाएं तो वहाँ बहुत कम एरिया में लोग रहते हैं, या फिर अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट की बात करें वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। हम फिर ग्रीनलैंड एक एरिया है यूरोप और अमेरिका के बीच में, वहाँ पे भी बहुत कम लोग रहते हैं और कई यूरोपियन देशों की पॉपुलेशन भी बहुत कम है। एशिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो हम बात कर रहे थे, हमने पॉपुलेशन के बारे में बात करी। अब लैंड क्या होता है और लैंड के बारे में हम समझते हैं। ज़मीन क्या होती है? तो ज़मीन वो जिस पे हम चल रहे हैं, जिस पे हम लोग खड़े होते हैं, जिस पे हम लोग खेती करते हैं, ये सभी चीज़ें लैंड में इंक्लूड करी जाती हैं, इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट एरिया, डेजर्ट एरिया या ग्लेशियर वाला एरिया जो है वो सभी एरिया। जैसे हम ग्लेशियर की बात करें तो हमारे यहाँ इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है, जम्मू कश्मीर स्टेट में है। तो वो सियाचिन ग्लेशियर वो भी एक हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे भी लोग कम रहते हैं, इनहेबिटेड प्लेस है वो, वहाँ केवल हमारे आर्मी पर्सन्स जाते हैं। बहुत ही हार्श क्लाइमेट होता है पर फिर भी वो लोग रहते हैं वहाँ पे। उसके बाद हम बात करें लैंड यूज़ का, एक बेसिक सा कॉमन सा चैप्टर है, ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं है, कुछ 2-3 टॉपिक ही हमारे पढ़ने लायक रहेंगे कि जो हमको याद करना रहेगा। लैंड यूज़ की बात करें तो ज़मीन का यूज़ आप लोग कहाँ करते हैं? सबसे पहले तो घर बनाने में। फिर हम बात करें
कि हमारी कोचिंग की बिल्डिंग बनाने में, स्कूल की बिल्डिंग बनाने में, फिर हम बात करें हमारे प्लेग्राउंड के यूज़ करते हैं हम लोग, फिर हम लोग यूज़ करते हैं सड़क बनाने में, फिर हम लोग यूज़ करते हैं खेती करने के लिए, फिर हम लोग यूज़ करते हैं जो भी नदी पहाड़ वगैरह होते हैं उसको डाइवर्ट करने के लिए, अगर हमको नदी डाइवर्ट करना होती है तो हम उसको डाइवर्ट करते हैं। पहाड़ को काटने में हम लोग यूज़ करके और टनल वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह बसाने में, इंडस्ट्री वगैरह फैक्ट्री वगैरह लगाने में, दुकान लगाने में, मार्केट बनाने में, इन सभी में हम लोग ज़मीन का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करें, इसको थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल वे में देखें तो ज़मीन के बहुत सारे एरिया को क्रॉप लैंड के तरफ से यूज़ किया जाता है। क्रॉप लैंड मतलब जहाँ पे क्रॉपिंग की जाती है, मतलब जहाँ फसलें उगाई जाती है। दूसरा, पॉस्चर के लिए भी यूज़ किया जाता है। पॉस्चर मतलब होता है चारा, मतलब जो जानवर वगैरह कैटल्स वगैरह होते हैं, गाय भैंस वगैरह या बकरी वगैरह, वो जो खाना खाते हैं उसको पॉस्चर बोलते हैं, चारा बोलते हैं। तो उसके लिए भी यूज़ होता है। फिर हम बात कर ले फॉरेस्ट के लिए भी यूज़ होता है। तो ये तीन पैमाने हमारे, 3 पॉइंट्स जो हैं, 3 कैटेगरीज जो हैं, वो उस पर हमको कुछ डेटा दिया हुआ है NCERT के पेज नंबर 10 पे। जैसे इंडिया का क्रॉपलैंड एरिया जो है वो वर्ल्ड के टॉप देशों में सबसे ज़्यादा है। 57% एरिया में हम लोग क्रॉपिंग करते हैं, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर अगर हम पॉस्चर की बात करें, चारा उगाने के लिए अगर हम बात करें तो 56% एरिया में ऑस्ट्रेलिया में पैस्चर उगाया जाता है। फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो ब्राज़ील और जापान दोनों ही 66 और 67% पे, मतलब 2/3 ऑफ देयर एरिया वो लोग फॉरेस्ट में यूज़ कर रहे हैं, फॉरेस्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस करा उस पर वो आता है। फिर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, जिसको कम्युनिटी लैंड भी बोला जाता है। अब ये क्या होता है, देखिए ज़मीन 2 टाइप की होती है, प्राइवेट लैंड और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस या कम्युनिटी लैंड। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस को ही कम्युनिटी लैंड बोलते हैं। हम समझते हैं प्राइवेट लैंड किसको बोलते हैं या प्राइवेट प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं। जैसे आपका घर, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर आपने खरीद के रखा है, तो मेरा घर अगर मैंने खरीद के रखा है तो वो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मैंने नहीं भी खरीदा है तो किसी दूसरे व्यक्ति ने खरीद के रखा होगा, मैं रेंटेड में होऊंगा, मैं टेनेंट होऊंगा, वहाँ पे मैं किराएदार होऊंगा, तो मेरा लैंडलॉर्ड जो है उसने खरीद के रखा है। तो घर जो है वो क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब हम बोल सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टी जिसको किसी व्यक्ति ने खरीद के रखा हो, किसी व्यक्ति ने खरीद के रखा हो, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। व्यक्तियों में यहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कंपनी वगैरह अगर दुकान वगैरह खरीदते हैं तो वो भी इंक्लूड करेंगे। नाउ सेकेंड, हमारा मेन पॉइंट जो है वो है कम्युनिटी लैंड या कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। तो कम्युनिटी लैंड या प्रॉपर्टी रिसोर्सेस किसको बोलते हैं, तो ये उसको बोलते हैं, जैसे हम बात करें किसी गांव की, तो किसी गांव में बहुत सारे जानवर हैं, तो क्या वो जानवर कहीं पर भी घुस जाएंगे और कहीं पे भी खाना खाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले से डिसाइडेड प्लेस होता है, जो सरकार होती है या वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत, वो पहले से डिसाइड कर देती है कि इसी जगह पर सभी जानवर आके और जो चरने का, ग्रेजिंग करने का काम रहेगा वो लोग करेंगे। तो क्या जानवर इतने समझदार हो गए? नहीं, व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, जो उसको चरवाहा होता है उसको वहीं पर ले जाना होता है कि वो वहीं पर ले जाकर और करे, किसी के खेत में जाके और वो नहीं करेंगे। हम देखा है कि कई खेतों के ऊपर मेड़ भी नहीं होती है, फेंसिंग भी नहीं की हुई होती है, पर जानवर वहाँ नहीं आते हैं, क्योंकि वो जो चरवाहा होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, जो चराने के लिए ले जाता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जहाँ कम्युनिटी लैंड बताया गया है, मतलब जहाँ वो सरकारी ज़मीन बताई गई है जहाँ पे चारा उगता है, वहीं पर ले जाके सब जानवरों को ग्रेजिंग करवाए। दूसरा हम बात करते हैं, कई बार ऐसा फोडर काटा भी जाता है मौसम के हिसाब से कि बाद में उसको सुखा के रख लिया जाता है, ताकि जैसे हमारे यहाँ अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो गर्मी के दिनों में
जानवरों को ग्रेजिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको हरा चारा नहीं मिलता है। तो हरा चारा नहीं मिलता है, हरा फोडर नहीं मिलता है, तो वो लोग सूखे हुए फोडर से ही काम चलाते हैं और उस फोडर को ही वो लोग जो मालिक होते हैं जानवरों के, वो गीला करके और उसको थोड़ा सा उनके लिए टेस्टी बना के और फिर उनको सर्व किया जाता है गाय या भैंस को या उनके पास जो भी कैटल होते हैं उन सबको। तो ये सब चीज़ों के लिए अगर कलेक्शन ऑफ फोडर के लिए उस चारे को कहीं काट के और रखा जा रहा है तो उसको भी कम्युनिटी लैंड बोलते हैं। ये भी प्लेस डिसाइडेड होता है पहले से, ऐसा नहीं होता कहीं पे भी रख दिया। उसके अगर हम बात करें, अगर कुछ मेडिसिनल हर्ब्स उगाई जाती हैं किसी एरिया में, सपोज करिए जैसे हम लोग बात करते हैं एमपी के रिस्पेक्ट में, तो हमने एमपी के रिस्पेक्ट में बात करी पचमढ़ी एरिया की। तो पचमढ़ी एमपी का एक हिल स्टेशन है। पचमढ़ी एरिया में बहुत सारी मेडिसिनल हर्ब्स उगती हैं। वो एरिया जो है वो किसी का पर्सनल हो सकता है, पर अगर वो किसी का खरीदा हुआ नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो सरकार की प्रॉपर्टी है और सरकार ने उसको रिजर्व करके रखा है कि यहाँ पे केवल मेडिसिनल हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियाँ ही उगेंगी। तो वो कम्युनिटी लैंड या फिर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस कहलाता है। होपफुली आपको ये क्लियर होगा। नाउ हम आगे बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस। लैंड जो है जिस पे हम लोग रह रहे हैं उसका भी धीरे धीरे डिग्रेडेशन होता जाता है। ज़मीन खराब हो रही है, तो खराब कैसे हो रही है? खराब ऐसे हो रही है कि आप फॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है, अफॉरेस्टेशन कम हो रहा है, रिफॉरेस्टेशन कम हो रहा है। अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन मतलब होता है नए जंगल उगाना, रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जहाँ पे जंगल काटे हैं उन्हीं जगहों पे वापस से पेड़ उगाना। अफॉरेस्टेशन नए जंगल लगाना, रिफॉरेस्टेशन जहाँ पहले से जंगल थे उन पेड़ों को काट के और वापस से नए पेड़ लगाना। तो अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन कम हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों की कटाई। तो डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होने के कारण सॉइल इरोशन का रेट जो है वो बढ़ गया है और सॉइल इरोशन का रेट बढ़ने से ज़मीन की जो मिट्टी की क्वालिटी है वो कमज़ोर हुई है। इसको हम सिंपल, वैसे हम लोग 9th क्लास में बात करेंगे इस बारे में, एक डिटेल डिस्कशन रहेगा हमारे 9th के लेक्चर में, बट अभी हम बात करें एक सिंपल पॉइंट पे। तो जब किसी मिट्टी पे से पानी बह के जाता है तो उस मिट्टी के मिनरल्स भी पानी के साथ, कुछ मिट्टी तो सॉइल इरोट होके जाती है, सॉइल इरोशन तो होता ही है, पर उसके साथ साथ कोई जो मिनरल्स वगैरह उसमें होते हैं वो भी बह के और चले जाते हैं। तो उसके कारण भी जो मिट्टी होती है उसकी क्वालिटी में कमी आती है। तो ये भी एक रीज़न है। फिर हम बात करें, हमने जो इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्री से केमिकल वगैरह निकलते हैं वो अगर हम लोग ज़मीन पे छोड़ देते हैं उसके कारण भी लैंड जो होती है वो फर्टाइल नहीं हो पाती है या लेस फर्टाइल हो जाती है। फिर हम बात करें कि कोई पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र्स ऐसे हैं जिनके यूज़ पे हम लोग करते हैं खेती वगैरह में और उसके कारण भी लैंड का डिग्रेडेशन होता है। तो इनके लिए भी रेगुलेशंस वगैरह बनना चाहिए और इनको सबको देखना चाहिए कि सरकार के द्वारा कि लैंड का डिग्रेडेशन कम हो। ओवर ग्रेजिंग, किसी एक जगह पे जानवर जब ज़्यादा ग्रेजिंग कर लेते हैं तो उस जगह से भी सॉइल इरोशन हो जाता है। फिर वहाँ से जो घास वगैरह रहेगी वो हट जाएगी और घास वगैरह हटेगी तो सॉइल इरोशन ज़्यादा हो जाएगा। सॉइल इरोशन ज़्यादा होगा तो लैंड का डिग्रेडेशन होगा। इसी में एक हमको केस स्टडी दी हुई है लैंडस्लाइड की। लैंडस्लाइडिंग क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। तो लैंडस्लाइडिंग का मतलब होता है ज़मीन का स्लाइड होकर गिर जाना। किस कारण से गिर जाती है? जब किसी एरिया में कोई ऐसा पहाड़ी वाला इलाका हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो। हमारे यहाँ अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो हमको उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तरफ ये लैंडस्लाइडिंग ज़्यादा सुनने को मिलेगी। अगर हम वहाँ की न्यूज़ देखेंगे तो हमको बरसात के समय में लैंड स्लाइडिंग की न्यूज़ बहुत देखने को मिलती है। तो लैंडस्लाइडिंग होता क्यों है? बेसिकली अगर हम लोग प्रैक्टिकल वे में समझें तो दो पत्थर मिट्टी के थ्रू आपस में चिपके हुए होते हैं। मतलब
पत्थर होता है, उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी होती है, फिर वापस पत्थर रखा होता है, और ऐसे वहाँ पे पहाड़ बने हुए हैं कई जगहों पे। और ऐसे पहाड़ों में जब पानी पड़ता है और पानी रेनिंग के कारण जब वो मिट्टी जो होती है दो पत्थरों के बीच की वो बह जाती है, क्योंकि बीच में जो घास वगैरह है, लैंड डिग्रेडेशन हो चुका है, लैंड का वो सॉइल इरोशन हो रहा है, मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, उसमें अब चिकनाहट कम बची है क्योंकि उसमें से पानी लगातार निकलता रहा है, और उसके जो स्टिकीनेस थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और उसके कारण वो सॉइल इरोशन से वो मिट्टी जो है वो बह गई है। मिट्टी जब बह गई है तो ऊपर वाला पत्थर और नीचे वाला पत्थर आपस में सेट नहीं हो पाए और वो गिर गए। तो एक ये कैटेगरी भी होती है। दूसरी, ये छोटे मोटे लैंडस्लाइड्स में आता है। बड़े लैंडस्लाइड्स की अगर हम बात करें तो जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से पानी आता है और बह के, और उसके कारण जो ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है, पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा, वो टूट के और नीचे की तरफ गिर जाता है, वो भी लैंडस्लाइड आती है। तो लैंडस्लाइड के कारण वहाँ पे कई बार कुछ जानें भी चली जाती हैं लोगों की, कई बार रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं, तो 4-4, 5-5 दिन तक रोड्स खुलते ही नहीं हैं, और हो सकता है इससे ज़्यादा दिन भी हो जाते होंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सब के लिए सॉल्यूशन क्या है? अब हमको दिया है कि मिटिगेशन टेक्निक्स क्या क्या हैं। तो रिटेंशन वॉल एक इफ़ेक्टिव टेक्निक अभी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हम लोग अगर हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड तरफ कहीं जाएंगे तो हमको वहाँ पे रिटेंशन वॉल्स दिख जाती है। रिटेंशन वॉल्स क्या होती हैं? ये सड़क के किनारे, जिस तरफ, एक तरफ तो खाई है और दूसरी तरफ जो पहाड़ है, उस पहाड़ तरफ दीवारें बना दी गई हैं, ऊंची ऊंची दीवारें बना दी गई हैं, जिससे अगर लैंडस्लाइडिंग होती है तो वो जो उसकी मिट्टी है वो सड़क पर नहीं आ पाती है। तो पहला तो ये लैंडस्लाइडिंग को थोड़ा सा प्रिवेंट करता है, प्लस ये एक प्रोटेक्शन वॉल होती है ताकि वो जो माउंटेन है उसको भी थोड़ा सा सेव करके रखा जा सके, उसका भी सॉइल इरोशन कम हो। तो ये रिटेंशन वॉल एक इफेक्टिव चीज़ हमको देखने को मिलती है, जिसके थ्रू हम लोग लैंडस्लाइडिंग को रोकते हैं। ना ये हमारा लैंड वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, सॉइल, मिट्टी पे हम आते हैं। तो मिट्टी पे आते हैं हम लोग, उससे पहले एक चार्ट समझेंगे। तो हम लोग चार्ट ड्रॉ करते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं सॉइल के बारे में। सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है? हम लोग तो केवल मिट्टी समझते थे, ये तो बहुत ही बड़ा डायग्राम है, बहुत ही बड़ा हमको दिख रहा है ऐसा कि पता नहीं सॉइल कैसे बनती है। बहुत ही इजी है सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। पहली हम बात करें पेरेंट रॉक, डिटरमाइन इट्स कलर। तो पहला हमारा पॉइंट आ गया है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक जो है, पेरेंट रॉक मतलब क्या होगा? रॉक मतलब तो पत्थर, पेरेंट रॉक मतलब जिस रॉक से सॉइल बनी है वो क्या क्या करेगी। तो जिस रॉक से सॉइल बनी है, पत्थरों के टूटने से, पत्थरों के टूटने को या डिके होने को, डिके मीन्स उनकी क्वालिटी में रिडक्शन होना या उनके साइज में रिडक्शन होना, कमी आना, उसको बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो होता है वो या तो ह्यूमन एफर्ट से हो सकता है, हमने पत्थर लिया और नीचे फेंक दिया और पत्थर टूटे और उसका साइज जो है वो चेंज हो गया। फिर हम बात करें कई बार नदी के किनारे हम लोग देखते हैं कि पानी भी धीरे धीरे वेदरिंग ऑफ रॉक करता है, पत्थरों को उनका शेप चेंज कर देता है, उनको काट देता है। फिर हम बात करें कई बार हवा भी पत्थरों को लुढ़का देती है और उसके कारण भी पत्थर आपस में या नीचे गिर जाते हैं, आपस में टकराते हैं और उसके बाद टूट जाते हैं। तो वो जो टूटते हैं और जो बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं, उसके बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स, वो डिटरमाइन करते हैं कि सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, उसका टेक्सचर कैसा होगा, उसमें क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी, मतलब क्या क्या केमिकल्स उस सॉइल में रहेंगे। उसी के कारण तो हम लोग डिफरेंट कलर ऑफ सॉइल देखते हैं, येलो सॉइल होती है, रेड सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है। वो सब इस पेरेंट रॉक के कारण ही होता है। उसमें क्या क्या मिनरल्स रहेंगे, उसमें क्या परमिबिलिटी रहेगी, मतलब परमिबिलिटी मतलब उसमें क्या चीज़ कंटेंट होगा, उस मिट्टी के अंदर क्या चीज़ होगा।
ये सभी कौन से मिनरल्स होंगे, क्या केमिकल्स होंगे, ये परमेबिलिटी डिसाइड कौन करता है? पेरेंट रॉक। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट में आते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट में क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट द वेदरिंग एंड ह्यूमस। इस पे अपन बात करते हैं। क्लाइमेट अगर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा, तो मिट्टी जो होगी उसका वो वेदरिंग पे डिपेंड करेगा, उसकी उमस पे डिपेंड करेगा। उमस हम बात करें कि जैसे कितनी नमी है उसमें, या हम बोल दें कि वो कितनी जल्दी मिट्टी जो है वो पत्तों को सड़ा पा रही है। पत्ते जो है वो मिट्टी में गिर जाते हैं और गिर के और वो सड़ जाते हैं, तो उसका रेट भी जो रहेगा वो क्लाइमेट डिसाइड करेगा। अगर हॉट क्लाइमेट रहेगा तो पत्तियां जो रहेंगी वो सूख जाएंगी और जल्दी मिट्टी में नहीं मिलेंगी, जबकि अगर बरसात का समय होता है तो हम देखते हैं पत्तियां सड़ के और मिट्टी में मिल जाती है। तो क्लाइमेट और रेनफॉल जो है वो उसकी वेदरिंग को और ह्यूमस को इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, वो उस रेट को इफेक्ट करता है। इधर हम बात करें टाइम डिटरमाइन थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। मिट्टी की परत कितनी गहरी है ये टाइम डिसाइड करेगा। टाइम डिसाइड करता है। टाइम ऐसा क्यों डिसाइड करता है? अगर हम टाइम के लिए बात करें तो टाइम जो है वो, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जनरल नॉलेज का है, इट टेक्स मोर देन 100 ईयर टू फॉर्म अ 1 सेंटीमीटर लेयर ऑफ अ सॉइल इन द अर्थ। अगर 1 सेंटीमीटर की सॉइल को पूरे वर्ल्ड पे अगर हम देखें कि वो कितने समय में बनेगी, तो हम बोलेंगे कि वो मोर देन 100 ईयर्स लेगी। 100 साल से ज़्यादा समय लगता है अगर 1 सेंटीमीटर की परत लेयर को बनना होता है। तो जो उसकी थिकनेस होती है वो ऑब्वियस सी बात है टाइम पे डिपेंड करेगी। फिर हम बात करें सॉइल को अफेक्ट करते हैं फ्लोरा हम लोग कई बार वर्ड सुन चुके हैं। फ्लोरा मतलब होता है, जैसे फ्लोरा जो है वो वर्ड फ्लावर से बहुत कुछ मिलता जुलता लग रहा है, तो फ्लोरा प्लांट्स से रिलेटेड है। सड़े हुए प्लांट्स को फ्लोरा बोल रहे हैं। प्लांट्स हम लोग कई बार देखते हैं बरसात के दिनों में प्लांट्स टूट जाते हैं और टूट के और वो सड़ जाते हैं, तो वो सड़ जाते हैं, वो फ्लोरा कहलाते हैं। फौना मतलब यहाँ प्लांट था, फ्लोरा में, फौना में एनिमल्स या इंसेक्ट्स हैं। तो जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो हैं वो अगर मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडीज जो डिकम्पोज होकर कहलाती है वो फौना कहलाती हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, ये सब चीज़ भी अफेक्ट करती हैं कि मॉइस्चर कितना रहेगा या ह्यूमस कितनी फॉर्मेशन होगा। जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये नाइट्रोजन का बहुत अच्छा यूज़ करते हैं ये लोग, और नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट्स को। तो वो नमी जो रहती है वो नमी भी देने के लिए ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं कि कितनी नमी मिलेगी, या पेड़ सीधे सिंपल वे में अगर हम समझें तो पत्तियां कितनी जल्दी सड़ेंगी। फिर हम आते हैं रिलीफ मतलब दो माउंटेन्स के बीच का एरिया, उसको रिलीफ बोल सकते हैं। या तो हम ऐसा समझ लें या हम बोल दें कि जो नॉर्मल लेवल है उससे थोड़ा सा नीचे वाला या नॉर्मल लेवल वाली जो ज़मीन होती है उसको हम लोग रिलीफ एरिया बोलते हैं। ये बेसिकली ढलान को रिप्रेजेंट करती है या फिर धसे हुए एरिया को रिप्रेजेंट करती है, जो ज़मीन के लेवल से थोड़ा सा नीचे दब गया है, वो रिलीफ कहलाता है। एल्टीट्यूड, ये ज़मीन के लेवल से ऊपर उठ गया है, ऊंचाई को एल्टीट्यूड बोलते हैं। एंड स्लोप, ये भी डिटरमाइन करती है एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉइल कैसी होगी। पहाड़ी एरिया की सॉइल अलग होगी, ज़मीन में धसा हुआ एरिया उसकी सॉइल अलग होगी, और जो स्लोप वाला एरिया है वहाँ से सॉइल अलग होगी। जैसे हमने बात करा था लैंड डिग्रेडेशन में, तो लैंड डिग्रेडेशन में हम लोगों ने बात करी थी कि जो स्लोप वाला एरिया रहता है वहाँ से पानी बहता रहता है मिट्टी के ऊपर से, और वो सॉइल जो होती है उसके मिनरल्स बह के निकल जाते हैं। तो यहाँ की जो सॉइल प्रोफाइल है वो अलग रहेगी। ये 5 पॉइंट मिलके इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो डिटरमाइन करती है कि सॉइल कैसी होगी, ज़मीन में मिट्टी कैसी होगी, मिट्टी कैसी बनेगी। ये सब चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि सॉइल कैसी होगी।
तो ये अभी हमने सॉइल के बारे में पढ़ा। अब हम लोग बात करते हैं सॉइल के कंजर्वेशन के मेजर्स क्या क्या यूज करते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सॉइल पे, और सॉइल पे हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को कंजर्व कैसे किया जा सकता है, उसका कंजर्वेशन कैसे होगा, उसको हम लोग कैसे डिग्रेडेशन होने से बचा सकते हैं। तो पहला हमारे पास ऑप्शन है मल्चिंग। मल्चिंग मतलब क्या होता है, इसको हम लोग अगर सिंपल वे में पहले समझे तो अगर हम लोग किसी पेड़ के पास में, कोई छोटा सा पौधा है या कोई पेड़ है, उसके पास में अगर हम लोग पत्तियां बिछा देंगे, जैसे ये नेचुरल प्रोसेस होती है जंगलों में, ये नेचुरल प्रोसेस होती है कि जो पेड़ पौधे अपनी पत्तियां शेड करते हैं किसी स्पेशल सीजन में, वो पत्तियां वहीं पर गिरी होती हैं और उन पत्तियों के कारण जो मॉइस्चर रहता है वो ज़मीन में रिटेन करके रखा जा सकता है। मतलब सूर्य की जो डायरेक्ट रेज होती हैं, सन की डायरेक्ट रेज होती हैं, वो डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं पड़ती हैं, तो इवेपरेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है प्रॉपर तरीके से, और प्रॉपर तरीके से इवेपरेशन नहीं हो पाता है तो मॉइस्चर रिटेन करके रखा जा सकता है सॉइल में। तो ये नेचुरल प्रोसेस भी है। इसको आर्टिफिशियल ढंग से ऐसा किया जाता है कि जब कोई खेती करी जाती है तो खेती के आसपास वहाँ पे स्ट्रॉ लाइक थिंग्स मतलब घास वगैरह उगा दी जाती है। तो घास वगैरह जो उगा दी जाती हैं तो घास का मॉइस्चर जो होता है, घास के कारण वो ज़मीन पे कम धूप पड़ती है और इवेपरेशन की प्रोसेस कम होती है। तो मल्चिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है मॉइस्चर को रिटेन करने में, प्लस सॉइल के इरोशन को रोकने में। तो ये था मल्चिंग। सेकेंड हम बात करते हैं कंटूर बैरियर्स। कंटूर क्या होते हैं? कंटूर एक गड्ढे होते हैं। कंटूर गड्ढे होते हैं या तो पानी के लेवल को, ज़मीन के पानी के लेवल को बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं, या फिर ज़मीन के जो सॉइल होती है उसको थोड़ा सा एनरिच करने के लिए भी ये चीज़ बनाई जाती है। कंटूर बैरियर्स क्या होते हैं? जो किसी सपोज करिए हम लोग किसी स्लोप एरिया की बात करें, तो स्लोप एरिया में या नॉर्मल अगर हम लोग प्लेन एरिया की बात करें तो वहाँ पे स्टोन्स, रॉक्स और घास वगैरह लगा के और पानी को रोका जाता है ताकि उस बैरियर के आसपास, ताकि पानी जो है वो बहे नहीं और वहाँ पे रिटेन करके रखा जा सके उस गड्ढे में। उसको हम बोलते हैं कंटूर बैरियर्स। कंटूर बैरियर और कंटूर प्लगिंग बहुत अलग चीज़ है। कंटूर बैरियर में हम लोग केवल पानी को रोक रहे हैं। पानी जो ज़मीन का, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो जो अंडर वाटर लेवल होता है उसको इंक्रीज करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो जो खाली ज़मीन है, जहाँ खड्डे कर लिए वहाँ तो ठीक है, उसके आसपास की, जैसे हम बात करें कि ये खड्डे कितनी दूरी पे किए जाते हैं, तो ये नॉर्मली 6 से 10 फीट की दूरी पे करे जाते हैं। इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता है। तो कंटूर प्लगिंग के बीच का जो एरिया होता है उसमें अगर प्लगिंग कर ली जाती है तो उसको हम लोग कंटूर प्लगिंग बोल देते हैं। वहाँ बीच में खेती कर ली हम लोगों ने। रॉक डैम, पत्थरों से बनाया हुआ डैम। अगर हम बात करें कि छोटी सी नहर या छोटी सी कोई धारा वगैरह है, कोई स्ट्रीम है नदी की जो कि हमारे खेत के आसपास से गुजर रही है, तो उसके पास हम लोग रॉक से एक डैम बना देते हैं और वो डैम बना के पानी को वहाँ पे रोक लिया जाता है ताकि ऐसे मौसम में जहाँ पे हमको पानी की अवेलेबिलिटी कम हो हम उससे पानी ले सकें। तो ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स पर रॉक डैम बना दिए जाते हैं। फिर हम बात करें टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होता है? टेरेस फार्मिंग एक स्लोप एरिया का स्ट्रक्चर होता है। स्लोप एरिया में जैसे हम बात करें, हम लोग आधा ही पहाड़ बना रहे हैं जितना हमको काम का है, तो स्लोप एरिया में किसी एक पोर्शन पे एरिया जो होता है उसको कम कर लिया जाता है। ऐसा सीढ़ियाँ बना ली जाती हैं। इसको हिंदी में सीढ़ी नुमा खेती भी बोलते हैं। ऐसी स्टेप्स क्रिएट करके और यहाँ पे खेती करी जाती है। ठीक है, हम इसको दूसरे तरफ से भी समझते हैं। अगर ऐसी जगह पे खेती करी जाएगी तो क्या इफेक्ट रहेगा?
ऐसी जगह पे जब खेती करी जाएगी तो पानी जब यहाँ से आएगा तो वो पौधों को भी, जो हमने पौधे लगाए हैं या जो फसल लगाई है उसको बहा के भी नीचे ले आएगा। तो ना तो सॉइल बचेगी और ना ही जो हमने क्रॉप लगाए हैं वो भी बचेंगे। तो उसके लिए क्या यूज़ करें? उसके लिए जो माउंटेन होते हैं उनको ऐसे स्लोपी वे में काटा जाता है और ऐसी स्टेप बना ली जाती हैं। इसको स्टेप फार्मिंग भी बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग को। तो स्टेप बना के और इस स्टेप पे खेती करी जाती है। ये वाले एरिया पे, इस एरिया पे भी कॉन्टूर ब्लॉगिंग बनती है, कॉन्टूर बैरियर बनते हैं। यहाँ पे स्टोन्स वगैरह लगा के और घास लगा के इसको प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। इसको भी हम लोग कॉन्टूर बैरियर्स ही या कॉन्टूर प्लगिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग वैसे तो हमारी एनसीईआरटी में ज़्यादा नहीं दिया है, पर हम समझते हैं इंटरक्रॉपिंग 2 टाइप की होती है। कैसी होती है? अगर मैंने 2 खेत में, हम लोगों ने सबने देखा होगा कि वो जो फसलें लगाई जाती हैं वो बिल्कुल लाइन में लगाई जाती हैं। तो ऐसी लाइन में जो फसलें लगाई गई हैं उनके बीच में कोई सी दूसरी फसल लगा दी जाए। सपोज करिए हमने यहाँ पे वीट उगाया है और वीट के साथ हमने सपोज करिए कि कोई सी वेजिटेबल हम लोगों ने उगा दी। तो इस टाइप से अगर हमने 2 लाइन के बीच में, 2 क्रॉपिंग की जो हमारी लाइन है उसके बीच में कोई सी दूसरी फसल अगर हमने उगा दी है तो हम इसको इंटरक्रॉपिंग बोलेंगे। ये पहला मेथड होता है। दूसरा मेथड ऐसा होता है कि अगर हमने जैसे हम लोग खरीफ की फसलें और रबी की फसलें, जायद की फसलें, ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में। तो इंटरक्रॉपिंग में अगर हम बात करें तो इंटरक्रॉपिंग में अगर हम लोगों ने कोई एक फसल उगाई है, उसके बाद हम लोगों ने दूसरी फसल उगाई है, वो फसल के हमने जब हार्वेस्टिंग कर ली है, उसको काट लिया है, तो अब हमने दूसरी फसल उगा दी है, तो उसको भी हम लोग इंटरक्रॉपिंग ही बोलेंगे। इसका क्या फायदा होता है? इसका ये फायदा होता है कि जो एक फसल को जो मॉइस्चर चाहिए, जो मिनरल चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो भी दूसरे को चाहिए हो। तो किसी भी मिनरल्स की ज़्यादा अधिकता नहीं हो जाती है सॉइल में और ना ही कोई सा मिनरल की कमी हो जाती है। वो आपस में एडजस्ट हो जाता है और मिनरल्स को मेंटेन करके रखा जाता है सॉइल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेल्टर बेल्ट। लास्ट टॉपिक हमारा सॉइल कंजर्वेशन में। तो शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं? ये जनरली कोस्टल इलाकों में पाए जाते हैं। कोस्टल इलाकों में जो समुद्र के किनारे होते हैं वहाँ पे हम लोग देखते हैं कई बार बहुत तेज तूफान आते हैं, तो क्रॉप्स को बचाने के लिए ये शेल्टर बेल्ट्स बनाए जाते हैं। ये खेत के आसपास, सपोज करिए ये खेत है, तो खेत के पास में ऐसे लाइन से पौधे लगा दिए जाते हैं। बेसिकली ये पेड़ होते हैं, तो पेड़ इसमें लगा दिए जाते हैं ताकि जो भी विंड्स वगैरह आए, साइक्लोन्स वगैरह आए, तो उस समय इसको सेव करके रखा जा सके हमारी क्रॉप्स को। तो ये हमने सॉइल कंजर्वेशन के कुछ तरीके देखे। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक वाटर पे। वाटर पे अगर हम बात करें तो इसमें डू यू नो दिया हुआ है, वो मैं पढ़ना चाहूंगा। इन 1975 द कंजम्पशन ऑफ वाटर यूज वॉज फॉर अ ह्यूमन इज यूज फॉर 3850 cubic kilometer per year. It soared to more than 6,000 cubic kilometer per year in the 2000. जो 3,850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर जो था यूज कंजम्पशन वाटर का 1975 में, अब वो 6,000 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर तक पहुंच चुका है। मतलब लगभग डबल हो चुका है ह्यूमन कंजम्पशन या वाटर का कंजम्पशन ह्यूमन के लिए। चलिए हम वाटर के लिए बात करते हैं। तो वाटर जो है हम बात करें तो हमारे वर्ल्ड में 71% एरिया में वाटर है और बाकी 29% एरिया में ज़मीन है। ये तो हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। उस 70% का केवल 2% ऐसा है जो कि 2.7% जो कि फ्रेश वाटर के रिस्पेक्ट में अवेलेबल है। 2.7% मतलब पानी तो है 71%, पर उस 71% का केवल 2.7% जो है वो फ्रेश वाटर है या पीने योग्य पानी है।
जिसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, बाकी पूरा सलाइन वाटर है, खारा पानी है। अब ये 2.7% पे अगर हम बात करें तो इस 2.7% में से केवल 1% हमको नदी या तालाब या फिर झील के रूप में अवेलेबल है, जो हम लोग पानी पी सकते हैं। बाकी 1.7% पे हम बात करें या तो वो ज़मीन के नीचे है, हमारी पहुंच से दूर है फिलहाल में, या फिर हम बात कर लें कि वो एयर में मॉइस्चर के रूप में है, या फिर वो ग्लेशियर्स के रूप में है, जमा हुआ पानी है। जैसे हम अंटार्कटिक और आर्कटिक की बात करें, या हमारे यहाँ के ग्लेशियर, जैसे हम लोग इंडिया के सबसे बड़े ग्लेशियर सियाचिन की बात करें, तो वहाँ पे वो एरिया हमारे, वो वाटर हमारे लिए काम का नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है जल ही जीवन है। चलिए अब हम बात करते हैं वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल क्या होती है, ये सब तो हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। वाटर जो होता है वो कैसे कंज्यूम होता है, क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ ही चुके हैं। नई वाटर साइकिल क्या है हम लोग ये देख लेते हैं। और वाटर एक्टिविटीज़ के बारे में भी एक बहुत अच्छी जानकारी इसमें दी हुई है कि हम लोग कितना दिन में कितना यूज़ करते हैं। हालांकि हम इस डू यू नो को कवर नहीं कर रहे हैं, वो आप चार्ट में देख सकते हैं। वाटर साइकिल पे हम लोग बात करें तो अब जैसे जो गवर्नमेंट बढ़ रही है वो इस हिसाब से बढ़ रही थी कि जैसे जो फ्रेश वाटर है वो ह्यूमन के लिए यूज़ हो सके, और जो हमारा यूज़ किया हुआ वाटर है उसको फिल्टर्ड करके और एग्रीकल्चर लैंड में यूज़ किया जा सके, ताकि वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ाई जा सके पर पर्सन के लिए। तो ये हमारा नया हमने देख लिया कि किस टाइप से हम लोग पानी को यूज़ कर रहे हैं और क्या हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस का डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडस्ट्रीज से निकले हुए वेस्ट के कारण, या फिर जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र हम लोग यूज़ करते हैं वो पानी खेतों से बह के और नहरों में जाता है, कैनाल्स में जाता है और उसके बाद नदियों में मिलता है। और या फिर हम बात करें प्लास्टिक के यूज़ के कारण, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा होता जा रहा है पानी। अब इस पानी को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, वाटर को हम लोग फ्रेश कैसे रख सकते हैं या बोलें क्लीन कैसे रख सकते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे मूवमेंट भी चलाए जा रहे हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो क्लीन गंगा मूवमेंट है। गंगा रिवर जो हमारे इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, और उसको कंजर्व करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो हमारे सिटी में भी हो सकता है ऐसा कोई प्रोग्राम चल रहा हो जहाँ पे नदी से, हमारे आसपास कोई नदी या तालाब हो तो वहाँ पे नालों को ले जाने से मना किया जा रहा है और उनको डाइवर्ट करके दूसरे डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है, ताकि वो वाटर का डिग्रेडेशन ना हो। और फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करके और इंडस्ट्रीज़ के जो उनसे चीज़ें निकलती हैं एफिलेंट्स, उनको हम लोग अगर वाटर बॉडीज़ में नहीं ले जाएं तो भी हम लोग सेव कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन को। फिर हम बात करें नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के लिए अगर हम बात करते हैं तो पहला हमको बात करना पड़ेगा बायोस्फीयर किसको बोलते हैं। तो बायोस्फीयर पे हम लोग देखते हैं कि बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर वो एरिया होता है जिस एरिया में हाइड्रोस्फीयर मतलब स्फीयर मतलब एरिया होता है, हाइड्रो मतलब पानी, फिर एटमॉस्फेयर, स्फीयर मतलब एरिया, एटम्स मतलब होता है एयर, तो ये पानी से रिलेटेड, ये एयर से रिलेटेड। और तीसरा लिथोस्फीयर। तो हम बोल सकते हैं कि जब हम हाइड्रोजन, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर को जोड़ते हैं तो वहाँ जो एरिया जहाँ पे ये तीनों चीज़ें आती हैं उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऐसा एरिया, बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, तो ऐसा एरिया जहाँ पे पानी, हवा और ज़मीन तीनों हैं, उस एरिया को हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसको बोलते हैं? तो इकोसिस्टम हमारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को बोलते हैं। किसी दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो सिस्टम क्रिएट होता है वो इकोसिस्टम कहलाता है। दो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम बात करें, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, और पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और
ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो सिस्टम बन के रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में ये हमारा कहला जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम। फिर हम बात करें नेचुरल वेजिटेशंस के लिए, तो नेचुरल वेजिटेशंस के लिए हम लोग बात करते हैं कि नेचुरल वेजिटेशंस कैसे होते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमको नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ से क्या क्या मिलता है। हमको फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, तारपिन का तेल बोला जाता है हिंदी में, गम, मेडिसिनल प्लांट्स और पेपर वगैरह, ये सब चीज़ें हमको मिलता है प्लांट्स से। फिर हम बात करें मिल्क, मीट, फिर वुल्स, ये सब हमको, हनी, ये सब हमको एनिमल्स से मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? तो नेचुरल वेजिटेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन से बात करते हैं कि व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन उस टाइप के वेजिटेशन को बोलते हैं जो कि विदाउट ह्यूमन एफर्ट्स के उगता है, इसलिए तो उसको नेचुरल वेजिटेशन बोल रहे हैं। नेचुरल वेजिटेशन मतलब जो विदाउट ह्यूमन एफर्ट्स के उग रहा है। मतलब अगर हम बात करें बरसात के समय में हमारे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे, जिसके लिए हम लोगों ने ना तो कोई पेस्टिसाइड्स यूज़ किया है, ना ही हमने कोई फर्टिलाइज़र यूज़ किया है, ना ही हमने सीड उसकी सोइंग करी थी, ना ही हमने बीज बोया था, ना ही हमने उसको कोई पानी वगैरह दिया, पर फिर भी वो पौधा अपने खुद की नेचुरल प्रोसेस से किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे उग आया है, तो हम उसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। अब पहले हम लोग थोड़ा सा इसमें समझते हैं नेचुरल वेजिटेशन में और क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग, या और क्या क्या हम लोग समझ सकते हैं किस किस वे में। तो नेचुरल वेजिटेशन में हम बात करें तो हम लोग अगर राजस्थान तरफ जाएंगे या किसी सूखे इलाके में जाएंगे तो हमको वहाँ पे थ्रोनी ब्रशेस मिलती हैं। थ्रोनी मतलब कांटेदार, ब्रशेस मतलब होता है झाड़ियाँ, तो थ्रोनी ब्रशेस हमको वहाँ पे पाई जाती हैं। बट अगर हम लोग वेजिटेशन की बात करें वेटलैंड एरिया में, वेटलैंड मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी होती है, जैसे हम लोग एक फेमस वेटलैंड एरिया की बात करते हैं सुंदरबन। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है और बांग्लादेश और आधा बांग्लादेश में और आधा हमारे इस तरफ आता है ऐसा। तो वेस्ट बंगाल का सुंदरबन इलाका जो है, वहाँ पे जो बशेस होती हैं वो थ्रोनी नहीं होती हैं। वहाँ की वेजिटेशन बाकी इंडिया की वेजिटेशन से अलग होती है। मतलब सिंपल वे में बोलूँ तो वहाँ के पेड़ पौधे जो हैं उनका स्ट्रक्चर या वो पेड़ पौधे जो हैं वो हमारे बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के पेड़ पौधों से अलग है। या हम बात करें रेगिस्तान इलाके में, जो हमने राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो वो राजस्थान में पेड़ पौधे की वेजिटेशन कुछ अलग है, साउथ इंडिया में कुछ अलग है, नॉर्थ इंडिया में अगर हम जम्मू कश्मीर में चल जाएंगे या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में जाएंगे तो वहाँ पे अलग मिलेगा। तो ये अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया से अकॉर्डिंग टू रिलीफ एरिया, मतलब कितना ज़मीन में धंसा हुआ है वो एरिया, या फिर हम बोलें कि वो एल्टीट्यूड क्या है, उन सब चीज़ों से लेके सॉइल का पैटर्न क्या है, वहाँ पे क्या मिनरल्स पाए जाते हैं सॉइल में, और वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ये सब चीज़ों पे नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करता है। अब हम बात करें कि नेचुरल वेजिटेशंस को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, डिसीडियस और एवरग्रीन। इसको हम लोग समझते हैं बहुत ही सिंपल बेसिस पे और क्लास 6 के हिसाब से। क्लास 6 में हम लोग ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं। क्लास 6 में आप वीडियो देखेंगे जियोग्राफी का, तो मैंने आपको बोला भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जियोग्राफी में। चलिए तो हम बात करते हैं हमने क्या ड्रॉ किया है। एक रफ सा हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, इसको मैं बोलूँगा इक्वेटर, फिर हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। इसको अगर मैं बात करूंगा तो इसको मैं बोलूंगा आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। इसकी डिग्री जो होगी वो 66.5 डिग्री
नॉर्थ पे आएगा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आएगा, ये 0 डिग्री पे आएगा, ये 23.5 डिग्री सेम एल्टीट्यूड होता है, पर ये नॉर्थ का है और ये साउथ का है, डिग्री साउथ, और ये वाला जो होगा इधर लिख देता हूं मैं 66.5 डिग्री साउथ पे, ये एल्टीट्यूड होता है। अब हमने ये क्यों ड्रॉ किया है, इसको ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन ये कहलाता है ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन। और ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, और ये नीचे वाला पोर्शन, ये दोनों कहलाते हैं टेम्परेट जोन। ये नॉर्थ टेम्परेट जोन भी बोल सकते हैं, इसको साउथ टेम्परेट जोन भी बोल सकते हैं, बट दोनों ही टेम्परेट जोन कहलाएंगे। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, हम लोग यहाँ पे कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं वो भी हम इसी में कवर कर लेंगे। समझते हैं हम लोग, दो टाइप के नेचुरल वेजिटेशंस होती हैं, पहला होता है डिसीडियस और दूसरा होता है एवरग्रीन। इसको रेनी फॉरेस्ट भी बोलते हैं, एवरग्रीन को रेनी भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं पहले डिसीडियस की, तो एक एक शब्द थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। डिसीडियस वेजिटेशन वो वेजिटेशन होता है जो किसी पर्टिकुलर सीजन में अपनी पत्तियों को, मैक्सिमम पत्तियों को शेड कर देता है, आधे से ज्यादा पत्तियों को वो शेड कर देता है। मतलब किसी पर्टिकुलर सीजन में, अगर हम लोग इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें और इस डेफिनेशन को और इजी करें, तो गर्मी के दिनों में पत्तियां गिरा देता है। क्यों गिरा देता है? क्योंकि उसके पास पानी की कमी होती है और वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए, वो पेड़ जिंदा रहे इसलिए वो कुछ पत्तियों को गिरा देता है। तो वहां पे मल्चिंग भी हो जाती है, मॉइस्चर भी रिटेन करके रख सकता है, प्लस उसको खाना भी कम लगता है। तो ये ट्रीज कहलाते हैं डिसीडियस ट्रीज। जैसे हम लोग बात करें, हमारे घर के आसपास अगर हमको सागौन का पेड़ दिखेगा, या फिर हम लोग बात कर लें सिंपल वे में नीम का पेड़ दिखेगा, तो नीम का पेड़ एक डिसीडियस ट्री है। वो गर्मी के दिनों में अपनी बहुत सारी पत्तियां गिरा देता है, तो वो एक डिसीडियस ट्री है। और डिसीडियस ट्री अगर ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाएगा तो हम उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एरिया कहां से आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में अगर कोई डिसीडियस ट्री आएगा या डिसीडियस फॉरेस्ट आएगा तो हम उसको बोलेंगे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। अब एवरग्रीन और डिसीडियस दोनों जगह होते हैं। अगर वो टेम्परेट इलाके में आएगा डिसीडियस ट्रीज का फॉरेस्ट, तो हम उसको बोलेंगे टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। अगर वो ट्रॉपिकल एरिया में आ रहा है और पत्तियां गिरा रहा है साल भर में किसी एक पर्टिकुलर सीजन में, तो वो हम बोलेंगे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। अगर टेम्परेट एरिया में आ रहा है तो टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। सेम इसी का जस्ट अपोजिट एवरग्रीन, जो हमेशा हरा भरा रहता है, मतलब किसी पर्टिकुलर सीजन में अपनी पत्तियां नहीं गिराता है। हालांकि पत्तियां तो गिरती हैं, पर नॉर्मल वे में पत्तियां गिरती रहती हैं और नॉर्मल वे में आती रहती हैं। तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाते हैं, सदाबहार या बरसाती या वर्षावन ये कहलाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगर ये एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाएंगे तो हम बोलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और अगर ये टेम्परेट इलाके में पाए जाएंगे तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये हमने देखा कि नेचुरल वेजिटेशंस कैसे होते हैं और किस एरिया में कहलाते हैं। हालांकि हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया इसमें, हम लोगों ने फॉरेस्ट वाला पोर्शन भी कवर कर लिया कि फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं। हालांकि पूरे हम लोगों ने कवर नहीं करे हैं, बाकी हम लोग जो बचा रहेगा वो रिस्पेक्टिव चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। अब हम बात करें कि नेचुरल वेजिटेशन को हम लोग कंजर्व कैसे करके रख सकते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन कम हो, अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन मैंने आपको समझा चुका हूं इसी लेक्चर में शुरुआत में।
तो अफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो, डिफॉरेस्टेशन कम हो, सॉइल इरोशन कम हो, हम लोग लैंडस्लाइडिंग को अवॉइड करें। कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम लोगों ने पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। तो ये सब चीज़ें हम लोग करके और हमारे सॉइल को कंजर्व करके हमारे फॉरेस्ट को भी हम लोग नेचुरल वेजिटेशन को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फिर हम बात करें हमारे वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें तो इतना ज़्यादा कोई खास पोर्शन नहीं है इसमें वाइल्ड लाइफ के बारे में, फिर भी हम लोग बात करेंगे। जो जानवर जंगल में पाए जाते हैं वो वाइल्ड लाइफ एनिमल कहलाते हैं, वो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज होते हैं। इनसे हमको क्या क्या मिलता है? इनसे हमको मिलता है स्किन, इससे हमको मिलता है नेल्स, उनके नाखून जो हैं। फिर हम बात करें उनके टेथ, उनके हॉर्न, सींग। फिर हम बात करें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड। उसके बाद हम बात करें पिकॉक, ये सब, ऑस्ट्रिच, ये सभी चीज़ें हमको जंगलों में मिलती हैं, सभी जानवर हमको जंगल में मिलते हैं। और इसके लिए इनकी ट्रैफिकिंग या तस्करी भी बहुत ज़्यादा होती है, उसको रोक के हम लोग वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये बेसिकली इनके जो पार्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं और उसके कारण इनके कुछ लोग जो इसकी स्मगलिंग करते हैं वो इनको मार के और इनको ले जाते हैं। और कई इस उसमें जैसे हम राइनोसोरस की बात करें, वन हॉर्न राइनोसोरस जो कि सुंदरबन इलाके में फेमस है और असम तरफ हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमको मिलता है वन हॉर्न राइनोसोरस। उसके जो हॉर्न होते हैं उसके लिए भी बहुत सारी हमको ट्रैफिकिंग की खबरें वहाँ पे मिलती रहती है कि वहाँ पे तस्करी वगैरह हो रही है। फिर हम बात करें सरकार इसके लिए क्या कर रही है, तो सरकार ने नेशनल पार्क बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं। अब ये क्या होते हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं? देखिए हम लोग डिफरेंशिएट इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर किसी एरिया को कानून के हिसाब से नेशनल पार्क बोला गया है तो वो नेशनल पार्क होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा, बायोस्फीयर रिजर्व बोला है तो बायोस्फीयर रिजर्व होगा। तो हम कैसे समझ सकते हैं कब बनेगा, तो हम इसको और थोड़ा सा डीप में समझते हैं। जैसे हम बात करें नेशनल पार्क, नेशनल पार्क जो होगा वो बहुत बड़े इलाके में होगा, किसी जंगल वाले इलाके में होगा और वो नेचुरल ही होगा, पर उसको प्रिजर्व करके गवर्नमेंट के द्वारा रख दिया जाएगा कि ये हमारा नेशनल पार्क है और उसमें जितने जानवर पहले से रह रहे थे वो सभी रहेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जंगली जानवर होते हैं और वो जानवर जो कि डेंजरस हो सकते हैं वो उसके लिए बनाई जाती है सेंचुरीज, और उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए, मतलब प्रिजर्व नहीं बोलेंगे हम उनको, उनका संरक्षण करने के लिए उनको रखा जाता है ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, विलुप्त ना हो जाए। बायोस्फीयर रिजर्व किसी पर्टिकुलर जानवर के लिए, जैसे हम बात करें क्रोकोडाइल के लिए, तो क्रोकोडाइल को अगर हमको प्रिजर्व करके रखना है, क्रोकोडाइल के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें रखना है कि हमको उसको बचाना है, वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, तो हमको उसके लिए एक नेचुरल इनहेबिटेशन क्रिएट करना होगा, उसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। वहाँ पे उसकी लाइफ के हिसाब से जो उसको एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा पसंद होता है उसको या तो आर्टिफिशियल ढंग से या नेचुरल ढंग से ही रखा जाता है और उसको जो बना होता है उसके लिए उस एरिया को रिजर्व कर दिया जाता है। इसके लिए वन महोत्सव भी चलते हैं। वन महोत्सव मतलब जंगलों की कटाई कम से कम हो इस बात की अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं वन महोत्सव। फिर हम बात करें इंडिया के लिए, तो इंडिया में बहुत सारे जानवर जो होते हैं उनकी इलीगल किलिंग्स होती हैं, उसको अगर हम बैन कर दें तो भी हम लोग वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं। फिर हम बात करें जैसे कई जगह हम लोगों ने काम भी किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, उसके लिए हम बात करें तो इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो होती हैं वो भी होती हैं, और इंटरनेशनल कन्वेंशंस में हमारा पहला नाम है, हम लोग हालांकि एक ही बात करेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज विद ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसको साइट्स बोला जाता है। तो इसने लगभग 5000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स और 28,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को भी इसने प्रिजर्व करने का काम करवाया है।
हाँ, तो साइट्स के बारे में हमने देखा कि साइट्स जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसने कई एंडेंजर स्पीशीज, एंडेंजर मतलब जो विलुप्ति की कगार पे आ चुके हैं, उनको बचाने के लिए ये कन्वेंशंस होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि कौन कौन सी स्पीशीज, हमको कुछ लिस्ट दी हुई है पेज नंबर 21 एनसीईआरटी में। कुछ बियर्स, डॉल्फिन्स, कोरल्स, ऑर्किड और एटसेट्रा जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन सबको बचाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कुछ प्रोग्राम्स किए गए हैं, कुछ कन्वेंशंस किए गए हैं, मतलब कुछ मीटिंग करी गई है और उसमें कुछ सॉलिड डिसीजंस निकले हैं कि किन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को मारने पर ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जा सकती है और किसको बिल्कुल बैन लगा दिया गया है कि इन एनिमल्स को मारना अलाउड नहीं है। तो ये हमने हमारा सेकंड नंबर चैप्टर देखा, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। होपफुली आपको सभी कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। थैंक यू।